नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, जैसा कि भारत के गणमान्य व्यक्तियों ने तय किया है कि आज़ादी के 100 साल जब पूरे हों, यानी 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। और आप जानते हैं प्रार्थनाओं में बहुत अधिक बल होता है। यदि सभी लोग मिलकर प्रार्थनाएं करें तो प्रार्थनाएं फलीभूत अवश्य होती हैं। तो उसी विषय यानी मेदिनी ज्योतिष, आप जानते हैं, जहां हम किसी राष्ट्र को ज्योतिष की दृष्टि से भी देखने का प्रयास करते हैं, किसी स्थान के बारे हम निर्माण कर सकते हैं कुंडली का। तो उसी का प्रयोग करके हम जो वर्तमान में हमारे सामने भारत का स्वरूप है, वैसे किसी देश को हम कोई ऐसा उद्गम के साथ तो ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं कि, क्योंकि भारत जैसे देश के बारे में तो बहुत कठिन है कहना। इसको भारत में सबसे ज्यादा जो प्रचलित शब्द है कि हमारी सभ्यता संस्कृति सनातन। सनातन का मतलब ये नहीं होता है कि वो शुरू हुआ है, सनातन का मतलब जो सदा से चला है। भाई एक तो होता है ना भाई आदि काल, तो आदि काल का भी कहीं ना कहीं उद्भव तो होता ही है, लेकिन जहां ये शब्द इस्तेमाल होता है सनातन, शुरू से ही है वो। तो भारत में यही शब्द सबसे अधिक प्रचलित है। हमारी मान्यताएं, हम बोलते हैं ये सनातन पद्धतियां। तो उस दृष्टि से तो हम किसी देश का कोई ऐसा डेट तय नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्तमान में आज हमारे सामने जो राष्ट्र है वो उस रूप में 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे, और अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना हो तो जो उसका सबसे प्रमुख शहर या राजधानी कहें तो दिल्ली। तो उस दृष्टि से हमारे लिए जो मेदिनी ज्योतिष है वो किसी राष्ट्र की कुंडली का निर्माण करके भी कुछ विषयों पर प्रकाश डाल सकता है। और आप जानते हैं ये एक शास्त्र है, तो इसका सहारा लेकर भी हम कुछ चीजों के बारे आकलन करना चाहेंगे। और आपको बहुत अच्छी चीजें जानने में मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे किस प्रकार कुछ ज्योतिषियों को बुलाया गया था और उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेष लग्न लें या वृषभ लग्न लें। तो आपको समझ में आएगा कि वृषभ लग्न ने क्या ऐसी चीजें हैं जो अच्छी कर दी। क्योंकि हम जब बात करते हैं धन भाव ज़ोडिएक में तो वृषभ की बात होती है, और जब बात करते हैं एक प्रकार युद्ध पराक्रम, मतलब जो एरीज वाला जो पार्ट है सामान्यता वो, क्योंकि वो मंगल का ऑफिस कहा जाता है, एरीज यानी मेष, और वृषभ जो है वो शुक्र उसके अधिपति हैं और चंद्रमा को वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे का चार्ट बनेगा दिल्ली का, वो वृषभ लग्न का बनेगा। और मैंने कई बार वैसे वृषभ लग्न के बारे में प्रकाश डाला है, मेरी और भी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, या वैसे भी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो आप जानते हैं। कौटुंब एकत्रण, इस विषय में ये बहुत बढ़िया, भारत ना जाने कितने ही अलग अलग सभ्यता संस्कृति का मिलन करने के बाद भी यहां का जो वातावरण बनता है, माने उसमें सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहने को कोई बड़े बड़े देश हैं, लेकिन वहां पर एक विशेष कोई संप्रदाय है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन भारत में तो जैसे वृषभ का मतलब, वहां पर जो आपको ये भी समझना है, वृषभ का मतलब सामान्यतः कोई अंदाजा लगाता है कि सर वृषभ तो बल के लिए इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोलॉजी में वृषभ बल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। वृषभ का मतलब एक प्रकार आप समझते हैं, कई जगह धन का जहां आदान प्रदान होता है वहां भी वृषभ रखा जाता है। माने हमारा जो, जब हम पशुधन हमारे पास होता था
तो माने हमारे पास हजारों गायें हैं, तो उन गायों को आगे बढ़ाने के लिए वृषभ की जरूरत है। तो धन रूप में हम वृषभ की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कोई बल रूप में यहां पर अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपकी परिभाषा ज्योतिष में वो गलत हो जाती है। तो वृषभ को यहां पर एक प्रकार यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ज्योतिष में। और आपने कई जगह देखा होगा जो ग्रोथ, आपने ट्रेडिंग में भी इसका सिंबल देखा होगा, वो इस प्रकार बढ़ता हुआ, तो टॉरस वृषभ ऐसा लिया जाता है। तो यहां पर भी जो वृषभ है वो धन भाव, कुटुंब भाव, एकत्रण भाव ऐसे जाना जाता है। तो भारत को जो वर्तमान परिस्थिति है, जो वर्तमान हम जो जिस संविधान का पालन कर रहे हैं, जिस नियमावली में बंधे हुए हैं, वो उसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 से उसका बीजारोपण हुआ। तो सबसे पहले तो लग्न, हमारा जो आउटलुक है समाज में वो किससे जाता है? लग्न से। मतलब आप इसको क्यों अध्ययन कर रहे हैं? मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई भारत का चार्ट लेकर आप क्या देखना चाहते हैं? हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अपने जीवन को समझने के लिए करते हैं। मैं तो कई बार बोलता हूं कि ये एक प्रकार का ब्रिज है, माने वो लोक और परलोक के बीच में ब्रिज बनाने का काम करता। बुद्धि है मनुष्य को भगवान ने दी है, तो कुछ ना कुछ कृत्य, कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा ही। तो बजाय कि अनर्गल अलग अलग प्रकार के कहने को दर्शन शास्त्र है, लेकिन हमारा ये दर्शन शास्त्र को हम वेद का चक्षु भी कहते हैं। तो और साधना करें अगर इसमें, तो इसमें कुछ ना कुछ देखने में मिल जाता है। चक्षु यानी जो देख सकता है, वर्तमान देख सकता है, भविष्य देख सकता है। अभी वो हम पर कितना एप्लीकेबल है वो अलग बात है, वो तो हमारी पवित्रता पर निर्भर करता है, माने मेरी पवित्रता पर निर्भर करता है, मैं कितना ज्यादा। क्योंकि जब हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में शिक्षा की बात करते हैं, इसको पवित्र ज्ञान माना जाता है। वेद वैसे ज्ञान है, लेकिन जब भी आप इस ज्ञान को प्रसारित करने की बात करेंगे तो आपकी अवस्था का बड़ा ध्यान दिया जाता है। कहता है अभी आप शौच किया आपने, शुद्ध अवस्था में है नहीं है, वो ठीक है। सभी संस्कृति सभ्यताओं में, अलग अलग देशों में समय के साथ साथ कुछ ना कुछ दोष आ जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि केवल भारतीय सभ्यता संस्कृति में ही वर्तमान में दोष रूप में कुछ देखने में आता है। सभी जगह आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ विकार, कमियां देखने में आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम गहन अध्ययन जब करते हैं, तो ये जो हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति है, इसका आकलन, इसका अनुमान कोई एक दिन, कुछ वर्षों में लगाना बहुत कठिन है। पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है। तो इसको वेद का नयन, वेद का चक्षु बोलते हैं। तो वो हमारा चार्ट अगर जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे, समझेंगे, तो उसके जरिए हमें मदद मिल जाएगी कि वृषभ अगर मेरे चार्ट में कहीं पड़ रहा है तो कैसा होगा, या मेरा वृषभ लग्न है तो उसकी क्या क्वालिटी होगी। वृषभ चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब चंद्रमा यानी मन का कारक, इंटरैक्शन, संसार को यदि समझना है तो चंद्रमा को ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हृदय, मन, इसके साथ जोड़ते हैं। अगर वृषभ राशि का बल है हमारे पास, तो हम बहुत बढ़िया से ना सिर्फ एकत्रण करने में सक्षम, एकत्रण यानी लोगों का अच्छा एकत्रण, हम वाणी का, क्योंकि ज़ोडिएक भौचक्र में दूसरा भाव हमारा गला है, वाणी का भी बल ले सकते हैं, ठीक है। तो वृषभ लग्न भारत को मिला है, तो इसका प्रभाव सदा रहेगा। तो आप कोई भी चार्ट अध्ययन कर रहे हैं तो वृषभ का प्रभाव हमेशा, लग्न का प्रभाव जीवन भर रहेगा। फिर लग्न पर त्वरित प्रभाव किसका है, लग्न पर सिटिंग एलिमेंट कौन है, लग्न पर एस्पेक्ट कौन कौन कर रहा है। लग्न पर राहु महाराज बैठे। राहु को, ये बड़ा वर्सेटाइल प्लैनेट है, विशेष रूप से आजकल के समय में, कलिकाल में, मतलब सब समय अपने आप में श्रेष्ठ है, ठीक हो गया भाई। उस समय पर सतयुग चल रहा था, उसको मानने वाले वैसा आसपास के लोग थे, तो वो प्राथमिकता थी। अभी हम उसको बोलते हैं एक प्रकार से मशीनी युग। तो उसकी नॉलेज अगर बढ़िया से है, इंजीनियरिंग की बहुत बढ़िया नॉलेज है,
तो वो कलिकाल का एक्सपर्ट माना जा सकता है। और उसके प्लैनेट भी हम कहीं ना कहीं शनि, राहु, इस प्रकार के प्लैनेट एक्सपर्ट माने जा सकते हैं। तो राहु लग्न में बैठा है, और राहु को आप कोई भी जब चार्ट देखेंगे तो राहु को पृथ्वी तत्व राशियों में और वायु तत्व राशियों में सामान्यतः अच्छा फल देता हुआ देखा गया है। तो ये कौन सी राशि है? जो वृषभ राशि है, ये एक पृथ्वी तत्व राशि है। हम इसको अर्थी साइन में गिनते हैं, क्योंकि जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसा गिनते हैं तो ये दूसरे नंबर पर आता है। मेष से गिनते हैं जब धर्म, अर्थ, तो ज़ोडिएक भौचक्र में ये अर्थ यानी संग्रह की बात करता है। तो अर्थ यानी आप कह सकते हैं जब भी हम धन का संचय करते हैं तो अर्थ राशियों का बड़ा महत्व होता है। और राहु को इन विषयों का, माने राहु इच्छा पूर्ति और संचय के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर राहु से कहो कि भाई संसार को छोड़ने के लिए आप प्रयास कीजिए, वो उसमें वो थोड़ा कठिन हो जाता है उसको। उन चीजों में केतु की महारत है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना जल की, तो जल का संबंध किससे है? जल का संबंध है मुक्ति से, मोक्ष से। जैसे हमारे बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार के विचार चल रहे हैं, हम दिन भर हमने कार्य किया है, तो हम बोलते हैं कि अब हम शाम के समय अपने ऊपर जल डालते हैं, तो वो सारे विचारों को एक प्रकार से न्यूट्रल कर लिया हमने, स्नान कर लिया, पवित्र हो गए, ऐसा बोलते हैं। तो जल मुक्ति, मोक्ष का ज्योतिष में हम उसको जल को मोक्ष के साथ रिलेट करते हैं। आप कोई भी पूजा करते हैं तो आप समझते हैं कि अग्नि यानी हमारा प्रोटोकॉल, कोड ऑफ कंडक्ट जो हम बनाया है हमने, नियमावली, वो अग्नि से हम समझते हैं। धर्म माने अग्नि का मतलब धर्म, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना है, कैसे करना है। हम धर्म का पालन करते हैं ताकि हमें मुक्ति मिल सके। तो धर्म क्या करना है, कैसे करना है, और जिसमें एक प्रकार की वीरता है, क्योंकि इसको क्षत्रिय के साथ रिलेट करते हैं, वॉरियर के साथ, तो वो अग्नि। उसके बाद हम भगवान की पूजा में क्या करते हैं? भगवान की पूजा में हम बोलते हैं धूप, दीप, नैवेद्य। तो जो वायु वैसा वातावरण बनाते हैं, सुगंधित द्रव्य इस्तेमाल करते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं, इसका संबंध हम इच्छा पूर्ति से मानते हैं। भाई भगवान ने शरीर दिया है तो अब कुछ ना कुछ कामनाएं भी होंगी, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तो कामना पूर्ति भी चाहिए। ये बात ध्यान से समझनी। हम ज्योतिष में एकदम अलग मानते हैं धन के संग्रह और इच्छा पूर्ति को। ज्योतिष की दृष्टि से हम ऐसा नहीं कह सकते किसी व्यक्ति ने कमाया इतना धन है तो वो उसका उपभोग भी करेगा, अलग विषय, ठीक है। तो हम जो पूर्ति है, कामना पूर्ति जो है, उसको वायु तत्व राशियों के साथ रिलेट करते हैं। और फिर जब हम कोई नैवेद्य, मिठाई, अक्षत, चावल की बनी खीर भगवान को समर्पित करते हैं, अग्नि में समर्पित करते हैं, भोज में भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो क्या है? वो पृथ्वी तत्व यानी वो अर्थ की बात कर रहा है। और जब हम फिर फाइनली जल छिड़क रहे हैं, ठीक है, पवित्र जल छिड़क रहे हैं, वो मुक्ति का परिचायक है। संध्या आपने सुना होगा, संध्या करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, त्रिकाल संध्या। कई लोग 2 समय की संध्या करते हैं, कई लोग 1 समय की संध्या करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से माने अग्निहोत्र तो ठीक है, अग्नि की पूजा होती, साथ साथ फिर संध्या के लिए जल चाहिए। हम अपने कलश में जल भरकर फिर हम संध्या करते हैं। तो वो मुक्ति का आप समझते हैं। माने जब प्राणायाम करते हैं तो उस समय भी हम सामने जल रखकर बैठते हैं, बोलते हैं अभिमंत्रित करके जल हम किसी को मुक्त कर रहे हैं। तो मुक्त, ये सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ ही रिलेट करना है और हमें आना भी चाहिए। ठीक हो गया? मतलब बहुत लंबा समय हो गया, अब हम अपने चैनल के व्यूअर्स से हम बात कर रहे हैं। तो अगर अभी भी हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक हो गया, ये किसका मुख्य विषय क्या है, कौन सी राशि क्या बता रही है, तो हम समझ नहीं पाएंगे। और मतलब किसी और का क्या ओपिनियन है वो अलग विषय है, लेकिन मैंने जैसे बताया ना, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव, माने
मैं जब अध्ययन करता हूं तो मैंने किसको प्राइमरी ऑब्जेक्ट माना है, इससे तय होता है कि मैं ज्योतिष में क्या आगे पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे मन में मुक्ति के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुक्ति क्या है, मेरी समझ उसमें कमजोर है, तो मैं अपने सामने वालों को भी केवल अर्थ और कामना पूर्ति की बात बताऊंगा। मुक्ति भावों को, मोक्ष भावों को मैं कमजोर बताऊं, कोई रिलेवेंस नहीं। लेकिन अगर मैंने थोड़ा बहुत उसको समझने का प्रयास किया है तो मैं तो फिर ये बोलूंगा भाई वही सबसे बड़ा है। अंत तो गत्वा बोलते हैं ना भाई, जिसके लिए आए थे वो मिल गया, बाकी सब धरा का धरा रह गया। तो वो एक समय पर मतलब जब समय उसका आता है तो वो भी रियलाइज हो जाता है, लेकिन अभी मतलब क्योंकि इतना आसान नहीं है उस तक पहुंचना, इसलिए हम सामान्यतः कई बार आपने सुना होगा मोक्ष भावों को कई बार तिरस्कृत कर देते हैं कि भाई 4-8-12 में बैठा है, ओहो ये ठीक नहीं है। अभी कौन बोल रहा है इसकी मान लीजिए, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार ये दिशा हमारे लिए अच्छी है, ये दिशा खराब है। मैंने कई बार ये बात बोली है, हमारे लिए वास्तव में कोई दिशा खराब है ही नहीं। अब ये निर्भर करता है ना सामने वाला चाहता क्या है। संसार का भोग मैंने समझ लिया है, संसार में क्या है, कामना पूर्ति क्या है, संग्रह करके देख लिया है। अब मैं मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं। सामान्यतः बोलते हैं ना दक्षिण दिशा जो है वो पूर्वजों की दिशा है, और उसकी तरफ बैठकर कोई सामान्यतः कोई पूजा के लिए कई जगह निषेध बताया है। लेकिन हम जब बात ही कर रहे हैं कि भाई हमने संसार देख लिया, संसार से मतलब नहीं है, हम तो मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो प्रयास उस दिशा में सफल होने वाले हैं। तो इसीलिए हम अलग अलग फेजेस पर हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और उस अनुसार हमारे को वो चीज मिल जाती है। ठीक है, इसलिए कोई ग्रह भी बुरा नहीं है। मैं कई बार बताया आपको, कहता सर आप बता दीजिए मेरे चार्ट में सबसे खराब ग्रह बता दीजिए। ऐसा नहीं। क्या लगता है आपको, अगर मैं ये बता दूं कि शनि खराब है तो क्या मतलब आप कर्मठ कर्म नहीं करना चाहेंगे? अगर मैं बता दूं किसी के लिए बृहस्पति फंक्शनल मैलेफिक है तो क्या मतलब आपको मति, ज्ञान, विजडम नहीं चाहिए? इसलिए मतलब ये कहना ही सरासर मतलब गलत है। हाँ, वो मैं कह सकता हूं कि उस ग्रह को ये कार्य भी करना है, अष्टमेश होकर ये कार्य भी करना है, लेकिन बुरा नहीं है वो, उसको वो कार्य सौंपा गया है तो उसको आपको वो समझना है। हम किसी को बाईपास नहीं कर सकते कि भाई ये अच्छे 4-5 ग्रह उठा लो बाकी छोड़ दो। ऐसा मतलब बुध को छोड़ दिया तो फिर आपके न्यूरॉन्स कहां जाएंगे, फिर आपका एक्टिवेशन ब्रेन, बुध का और बृहस्पति का आप जानते हैं यही चलता रहता है। बुध कहता है कि नहीं मैं तो बुद्धि पर मानता हूं, मैं अपने माने किसको क्या बोलते, मेरु रज्जु, इसके जरिए मैं बल प्राप्त करूंगा, न्यूरॉन्स पर मैं बात करता हूं। बृहस्पति कहता है कि नहीं मैं शुद्ध ज्ञान की बात करता हूं, मैं उस तकनीक की बजाय मैं ज्यादा सात्विक ज्ञान की बात ज्यादा करता हूं। ठीक है, तो इनमें एक विरोधाभास आ जाता है। माने इसको आप ऐसा समझिए कि लॉजिकल ब्रेन, बहुत ज्यादा लॉजिकल ब्रेन तो किसी राक्षस का भी हो सकता है, लेकिन अगर उस राक्षसी विद्या में सत्व आ जाता है तो फिर वो राक्षस कैसे रहा? अगर उस राक्षसी विद्या में वो बृहस्पति का विजडम आ गया तो राक्षसी प्रभाव खत्म। जैसे हम प्रहलाद को क्या बोलते हैं, वो वैसे बोलते हैं ना भाई हिरणा कश्यप के वो पुत्र थे। हिरण्यकश्यप यदि राक्षस कुल में है तो फिर प्रहलाद भी तो राक्षस ही है, लेकिन माने बोलते हैं असुर, तो वो भी असुर है। लेकिन जब वहां बृहस्पति का उद्गम हो गया तो फिर अभी राक्षस कहां रहा? ठीक है, तो ये अपने को समझना है कि हम किसी को बाईपास नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो उसको पकड़ लो, सभी हमारे लिए अच्छे हैं, मेरी समझ में अभी नहीं आ रहे हैं, बस इतना ही है। ठीक है, तो वृषभ आपको अभी समझ में आया कि ये बहुत ही सुंदर राशि है, और जैसे मैं बता रहा हूं भाई हमारे देश भारत में दोष हो सकते हैं जैसे सभी देशों में होते हैं। आप जब वहां समझेंगे, उनकी संस्कृति सभ्यता पढ़ेंगे, बहुत दोष ही दोष दिखाई देंगे आपको, क्योंकि हम दूसरे देश में रहे थोड़ी हैं, देश तो हमारा ही, और कई लोग रहे भी हैं तभी भी आपने बहुत बारीकी से वहां बाल्यकाल तो नहीं बिताया है,
छोटे से होकर बड़े, केवल नीट एंड क्लीन दिखना ही एकमात्र अच्छाई होती है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। तो जब आप हर चीज पर विचार करेंगे, सभ्यता, संस्कृति, ठीक हो गया, भाई बहनों का संबंध, ऐसे ऐसे फेस्टिवल जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, माने हर एक के लिए कोई ना कोई फेस्टिवल है। हर एनिमल को यहां पूजनीय माना गया है। मतलब मनुष्य तो है ही, हर कोई भी जीव है उसका कोई ना कोई आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी किसी सभ्यता, अलग अलग ट्राइबल एरिया में कोई पूजा ऐसी निकल आएगी। आप समझते हैं। अब कोई कह सकता है भाई देखो कैसे लोग हैं, अब आउटडेटेड है, ये नागों की पूजा करते हैं, नाग पंचमी अभी तक मनाते हैं। इतना होने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इतना होने के बाद भी इतनी अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो ये गंगा और यमुना वाला जो बेल्ट है, यहाँ इसको आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है ये। अगर आप देखेंगे यहां से लेके बांग्लादेश तक जाएंगे तो आपको इतनी अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यहां मिलेगी। इसके बावजूद भी दुनिया के 70% से ज्यादा टाइगर, बाघ आज भी भारत में सुरक्षित है। तो हर जीव को परमात्मा ही मानते हैं। ठीक है, तो वो तो ठीक है भाई, अब गुलामी बहुत वर्षों तक रही, इसीलिए दोष बहुत ज्यादा दिखाई देने लग गए। आप कल्पना करें जब केवल यहां सोना ही सोना रहा होगा, स्वर्ण भंडार रहे होंगे, तो यहां पर लोग आना अपनी, माने कहते जिंदगी भर मैं विचार करता रहा कि मुझे भारत आना चाहिए था, भारत मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ठीक होगा। तो इस प्रकार की भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो भारत को जो वर्तमान में, और ऋषियों की तपस्या जिस स्थान पे की है, उस स्थान का महत्व तो रहता ही है हमेशा। तो बहुत बड़ी 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 तपस्याएं, बड़े तपस्वी राष्ट्र में हुए हैं, तो उसका प्रभाव तो रहेगा ही, चाहे कितना ही कठिन से कठिन परिस्थितियां भी भारत में आई। और लेकिन भारत की सभ्यता, संस्कृति का पूरी तरह लोप कभी नहीं हो पाया। मतलब आज देखने पर ऐसा लगता है कि इतने सालों तक इनको आताताइयों ने गुलाम बनाकर रखा। चाहते तो पूरी तरह भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान लोप हो जाता, जैसा दूसरे राष्ट्रों में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को देखकर वहां के जो मूल निवासी है उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ऐसे अमेरिका जो वर्तमान में, उसको देखकर वहां के मूल निवासियों का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। वहां जो नए लोग आए उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति थोप दी। प्रयास यहां पर भी हुआ, लेकिन कुछ भारत वालों का स्टाइल ही निराला है। ठीक हो गया। मतलब मेरे शब्दों को हर प्रकार से अच्छा ही समझना। जैसे मैंने बोला, दोष की बात करें तो दोष भाई, अब जैसे देश किसका है, ये देश मेरा है ना, तो मेरा गलत कैसे हो सकता है? मेरा जन्म यहां हुआ है, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि है, मेरी मां है। ठीक हो गया। तो जब हम इस प्रकार से देखेंगे तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। गलत है ये तो इसका मतलब अपने मां पर आरोप लगाने जैसा होगा, मातृभूमि अपने। ठीक हो गया। तो इसलिए मेरा देश है, मेरी मातृभूमि है, वो गलत कैसे हो सकती है? ठीक है। तो ये वृषभ, राहु महाराज लग्न में बैठे हैं, आज के हिसाब से बहुत बढ़िया, रूप बदलने में माहिर है, जैसा चाहे वैसा बात कर सकता है। तो चाहे रशिया को समझना हो, चाहे अमेरिका को समझना हो, और चाहे कोई बीच में कोई गुटनिरपेक्ष जैसा विषय, वो भारत ही रखा है उसने बहुत बढ़िया तरीके से। और आगे और बढ़िया होगा। मतलब जो ये टारगेट रखा गया है 2047 तक, उस समय पर राहु महाराज की, मतलब अगर मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग जब हम दशाएं कैलकुलेट करेंगे तो वो राहु महाराज की महादशा चल रही होगी। और हम राहु को रिलेट करके देखते हैं एक्वेरियस के साथ भी। इट इज लाइक कि 10th लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है। तो पूरा मटेरियल गेन का सपोर्ट रहेगा। और मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है कि राहु की महादशा थोड़ा सा एक्सेलरेट करते ही भारत को डेवलप्ड का दर्जा मिल जाएगा। ठीक हो गया। राहु 5वें पर भी प्रभाव जमाए हुए हैं, और ये भी जैसे मैंने बताया कि अर्थ है, ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ राशि है। ठीक हो गया। तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है राहु को। और राहु अडेप्टिव प्लैनेट है, यहां बैठा है तो कुछ कुछ लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप, मतलब
शुक्र की तरह भी अभिनय करने का प्रयास करेगा। ठीक हो गया? यहां देख रहे हैं तो ये फैन फॉलोइंग है हमारा, ये हमारा अप्रूवल हाउस है, 9th हाउस इज फॉर अप्रूवल, जजेस, इसका भी बल अपने को प्रदान करेगा। एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है? अभी तो हमने पहले क्या, माने कोई भी चार्ट आपने लिया तो आपने क्या सीखा? पहले लग्न देखना। लग्न कौन सा है? वृषभ लग्न। तो फिर हम जैसे किसी व्यक्तित्व के बारे चर्चा करते हैं, ऐसे फिर हम राष्ट्र के बारे में वेदनी ज्योतिष में चर्चा करने लग जाते हैं। फिर हम माने लग्न देख लिया हमने, उसके बाद हमने त्वरित प्रभाव यानी सिटिंग एलिमेंट और कोई ऐसा एस्पेक्ट है तो हाँ, कई लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि सर राहु केतु की दृष्टि एक दूसरे पर मानते हैं कि नहीं मानते। देखिए, राहु केतु को हम तो दृष्टि मानते हैं, लेकिन इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर प्रभावहीन मानते हैं। मतलब राहु को जैसे 5वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, अगर 7वीं भी है तो प्रभावहीन है वो। इट इज लाइक जैसे एक नाग के विष का असर अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी दृष्टि मानने लग जाएं तो इसका व्यक्तित्व इससे एकदम अलग है केतु से, तो फिर वो कैंसल आउट ही हो जाएगा, उसका मतलब कोई अर्थ नहीं रहेगा। केतु अंतर्मुखी, ये बहिर्मुखी। इसलिए जो ये व्यक्ति कई बार ऐसा कमेंट करते हैं कि सर राहु केतु तो हमने कई जगह सुना है दृष्टिहीन जैसा प्रभाव भी देते हैं, तो इसका प्रभाव अपने ऊपर है। बाकी अतिरिक्त दृष्टियां जब हम नहीं लिए हैं तो कई चीजें ऐसी जो मिस हो जाती है। तो इसलिए मैंने तो अतिरिक्त दृष्टियां कंसिडर की है हमेशा, 5वीं भी और 9वीं भी। 7वीं प्रभावहीन हो जाती है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इट इज लाइक 10th लॉर्ड लग्न में बैठा है और उसने अपने आप को कुछ कुछ शुक्र की क्वालिटी भी अपने अंदर पैदा कर। तो सुंदर देश है, कुटुंब ऐसी इमेज समाज में जाएगी, रक्षा करने वाले ना जाने कितने ही अलग अलग, जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया सनातन, लेकिन यहां भारत के और पड़ोसी देश और भी कई अलग अलग जहां जिन लोगों ने यहां राज किया उनके भी वंशज यहां पर रहते हैं। माने कुछ ऐसे आतताई कौम भी आई भारत में और उसके बाद भारत जैसे ही बन गए वो। ठीक है, तो ये वृषभ का कुछ प्रभाव ही ऐसा है, एकत्र करना, कुटुंब। ये एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है? इसका स्वामी जो है वो तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या है हमारा? वार्तालाप, संचार। तो जो हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़कर देख लेते हैं, तो एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, लग्नेश और चंद्रमा जहां है, हम अगर कुछ ऐसा संभव हो, कोई जातक अगर उससे संबंधित कोई काम ऐसा करे प्रोफेशन में, तो ज्यादा सरल होता है सेटल होने के लिए, क्योंकि उसका मन वहीं लगा है, उसका लग्नेश बुद्धि वहीं से काम कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, लग्नेश भी तीसरे भाव में और मन का कारक चंद्रमा भी वहीं है। तो अगर ये किसी बालक का चार्ट होता तो हम उसको क्या रेकमेंड करते? भाई तीसरे भाव को अपना मेन प्रोफेशन उससे ऐड कर ले, कुछ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार। ठीक हो गया? तो ऐसा कुछ करने से, मतलब जैसे हाँ ये लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी, इसका इस्तेमाल अगर आप कर लें अपने प्रोफेशन के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो भारत को भी बोलते हैं आईटी का बहुत बड़ा हब। तो तीसरे भाव में लग्नेश भी है, तीसरे भाव में मन का कारक चंद्रमा भी है, और कई ग्रहों का एग्जीक्यूशन यहीं से हो रहा। मतलब कई प्रकार के जो राजयोग धनयोग बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं। ठीक हो गया? आप समझ सकते हैं भाई, बुध पंचमेश है, सूर्य जो है वो चतुर्थेश है, इन दोनों का मिलन राजयोग बनेगा। शनि योग कारक इस लग्न के लिए है। ठीक हो गया? तो शनि का लग्नेश के साथ मिलन प्रबल राजयोग बन गया। इसी प्रकार से शुक्र का बुध के साथ संबंध हो गया। तो यहां अगर आप देखेंगे बहुत से राजयोग आपको धनयोग बनते दिखाई देंगे तीसरे भाव में। तो लॉन्ग लास्टिंग फेम, मनी के लिए हम किस हाउस को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें? 3rd हाउस इज फॉर, जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। और अगर आप
मतलब इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप सूचना का या इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो आज के समय पर आप मास्टर हैं, आप सटीक निशाना लगा सकते हैं अगर आपके पास सटीक जानकारी है। हमारा जो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, आप मतलब ये जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं, उसके लिए उनका थर्ड हाउस बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी वो सूचनाओं का बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय आप देख लीजिएगा, मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं कि भारत कुछ कम है, और बढ़िया तरीके से जिस प्रकार से आपने देखा है इसरो का जो नेविगेशन है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड में बेस्ट नेविगेशन में माना जा सकता है, वन ऑफ द बेस्ट नेविगेशन में माना जा सकता है कि वो कितनी सटीकता से 1 मीटर के दायरे में भी अगर कोई सुई है उसका भी बहुत बढ़िया से प्रिसाइज, मतलब बहुत बढ़िया। तो ये अलग अलग सूचना इंफॉर्मेशन के जरिए, और तो ये थर्ड हाउस के जरिए हम उसको कह सकते हैं। और थर्ड हाउस नेबर का भी होता है। अब ये भी बात समझनी है कि यहां पर एक प्रकार का माने दो लॉबी जैसी भी बनी है। सूर्य की साइड का सूर्य है, चंद्रमा है, और फिर शनि की साइड का शनि है, शुक्र है, तो एक द्वंद्व भी है। हालांकि लैंडलॉर्ड अपनी जमीन पर ही बैठा है तो चलेगी लैंडलॉर्ड की ही। मतलब हमारा जो कई बार ऐसा लगता है कि पड़ोसी ने प्रयास तो बहुत किया है, लेकिन कभी वो ऐसा नहीं कि भाई हम पर पूरी तरह से हावी हो गया। जंग हुई है, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन एक होता है ना भाई, जंग में बहुत बुरी तरह से आपके एग्जिस्टेंस, मतलब आपके होने पर ही सवालिया निशान लगा देना, ऐसा कभी ना हुआ, ना हो सकता है आगे कभी भी। ठीक हो गया? तो आप समझ रहे हैं कि लैंडलॉर्ड यानी जितने ग्रह बैठे हैं इनको स्थान देने वाला कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं वहां बैठा और बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा आप देख रहे हैं पुष्य नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्रों में हम नक्षत्र का राजा कह सकते हैं पुष्य को। उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्थान मिला है चंद्रमा को, वो पुष्य नक्षत्र ने दिया है। पुष्य नक्षत्र का वैसे हम जो विंशोत्तरी ग्रह मानते हैं वो शनि को मानते हैं। ठीक हो गया? तो शनि लग्न के लिए योग कारक है, और पुष्य नक्षत्र जिसका है वो किसकी उपासना करे तो बात बन जाएगी। मतलब जैसे ये कंट्री के लिए है वैसे, लेकिन आप अपने लिए भी इसको समझ सकते हैं। अगर ये कंट्री अपना उसका बढ़िया उदय चाहता है तो जो पूरी तरह से तकनीक को भी समझता हो और वैदिक ज्ञान को समझता हो, बहुत बढ़िया गुरु, यानी पुष्य नक्षत्र का वैदिक देवता कौन है? बृहस्पति। तो बोलते हैं बृहस्पति की उपासना करें, कल्याण होगा आपका। तो ऐसे यहां पर भी है कि इस नक्षत्र के अनुसार जो देवता बनता है वो बृहस्पति है, यानी गुरु। और गुरु का अर्थ केवल मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी गुरु को जानता हूं, उसकी मैं कोई शॉर्ट वीडियो लाइक कर देता हूं तो वो मेरा गुरु हो गया, डेट्स इट। नहीं, गुरु का मतलब होता है, जब हम कभी बोलते हैं गुरु धारण करो, इसका मतलब होता है हम आज्ञा में रहना सीखो। उसकी आज्ञा कभी कभी अच्छी भी लग सकती है, उसकी आज्ञा कभी कभी बुरी भी लग सकती है, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा है। भाई हम जब ये गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो कई बार हमने ऐसा, महाभारत में मैंने तो पढ़ा है, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, कि दिखने में ऐसे आदेश दिए जो हमें थोड़े से अटपटे लगे कि जाओ मेरे खेत की रक्षा करनी है आपको। क्या लगता है गुरु कर नहीं सकता है? सक्षम नहीं है। और फिर शिष्य ने उस आज्ञा के लिए, उसको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले तो स्वयं अपना शरीर ही खेत की रक्षा के लिए लगा दिया। माने मेड़ टूट गई थी तो खुद लेट गया और पूरी रात पानी को और बढ़ने नहीं दिया, या कहें जो मेड़ टूट गई थी उसके कारण जो बुरा परिणाम था वो नहीं आने दिया। फिर गुरु प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, आपको बिना पढ़े ही हम
आशीर्वाद देते हैं ऐसा, वो ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे कई कथाएं आपको महाभारत के शुरुआत में ही मिलेंगी। तो मतलब गुरु का मतलब ये होता है आज्ञा में रह सकता है जो। केवल गुरु का मतलब मैंने नाम ले लिया गुरु का, बस मैं उसके बाद में गुरु आज्ञा उसने बोला है, अभी वो कठिन भी लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है। ठीक है, तो वो उसी प्रकार से समझना है कि कोई एक व्यक्ति तो है हमारे जीवन में, वो हमें प्रेम से भी कभी कभी बोलता है, कभी कभी हमें डांट भी देता है, फिर भी गुरु तो गुरु है। तो उसको हम यहां पर गुरु मान रहे हैं, माने आज्ञा का पालन करने के लिए जो तैयार है वो इस गुरु शिष्य परंपरा को समझ पाएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर बहुत बढ़िया। तो माने राशि भी ऐसी मिल गई, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, मदर। कर्क राशि को क्या बोलते हैं? मदर। एक एक लाइन में यदि कहना कर्क के लिए कोई शब्द हो तो कर्क, तो वो मदर है, मां है, बहुत विशाल हृदय। हालांकि कई लोग इसमें कुछ बुरा भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना विशाल हृदय है कि भाई कई अपने पड़ोसी देशों के लोगों को भी यहां स्थान दे दिया। लेकिन इसके बाद भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इतना, जैसे मैंने बताया, इतनी अधिक जनसंख्या घनत्व होने के बाद भी कोई आसान नहीं है इतने लोगों को सरवाइव कर पाना। वो लैंड ऐसी फर्टाइल है, इतनी अच्छी भूमि है, इस कारण ही इतने अधिक, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या, 140 करोड़ यानी पूरा का पूरा यूरोप मिला लें आप, यूरोप में जितने देश है सब मिला लें आप, पूरा का पूरा रशिया मिला लें आप, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, क्योंकि रशिया यूरोप एज वेल एज एशिया दोनों में आ रहा है। इसके अलावा आप पूरा कनाडा भी मिला लें आप, पूरा ऑस्ट्रेलिया भी मिला लें आप, फिर भी भारत की आबादी ज्यादा होगी। तो फूड तो चाहिए ना इतने लोगों के लिए। फूड तभी हो सकता है जब जमीन बहुत अच्छी है। तो देवताओं का, मैंने जैसे बोला कि तपस्वियों का आशीर्वाद तो है ही, नहीं तो इतने लोगों को भोजन ही ना मिलता। वो तभी सरवाइव कर सकते हैं जब यहां पर अन्न पानी है। अब कोई कहे कि रशिया भारत से 5 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, तो वहां पर समा जाए, अन्न पानी भी तो होना चाहिए, वहां हो ही नहीं सकता है। या कोई और देश कनाडा, या कोई और देश ऑस्ट्रेलिया, हैं बड़े भारत से, ऑस्ट्रेलिया जैसे लगभग 1.5 गुना बड़ा है, कनाडा लगभग 4 गुना बड़ा है, लेकिन वैसा होना, फर्टाइल लैंड भी तो होना चाहिए इतने लोगों को भोजन के लिए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जमीन में कुछ बात है हमारे लिए। माने हमारी तो सभ्यता संस्कृति में है ही, हर जीव पूजनीय है। तो भारत तो हमारे लिए एक केवल हमारा देश नहीं है, तो उसको तो हम जीवंत मानते हैं, जीवंत मूर्ति मानते हैं कि भाई भगवान साक्षात, भारत माता की जय। तो आप समझ सकते कर्क का और वृषभ का क्या कमाल का कॉम्बिनेशन। इसलिए अपने को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही चीज, यही पॉपुलेशन डेंसिटी बल लगने लग जाता है जब विकसित राष्ट्र बन जाता। भाई जापान में भी अगर हम देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला पार्ट कोई बहुत कम नहीं है, वहां भी छोटी जमीन में काफी लोग हैं, लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को विकसित कर लिया है, तो इसलिए हमें वहां की सब चीजें कहता अच्छी, वो बहुत बढ़िया है। तो जब ये भी हो जाएगा, और होना है, मतलब पूरा विश्वास है, वृषभ और कर्क का कॉम्बिनेशन, मतलब मैं किसी और राष्ट्र को दूसरे लग्न मिले हैं मेदिनी ज्योतिष में, तो उसको मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं उसका, या भारत मेरा है, निश्चित रूप से मेरा, मेरी जन्मभूमि, मतलब हम सबकी जन्मभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारी मां है, वो तो है ही अच्छा। मतलब ये भावना कई बार होती है ना, मैं खराब, मैं खराब, ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये अच्छा लक्षण नहीं है जब हम ये बोलते हैं ना मैं बहुत खराब हूं। मैं ऐसा नहीं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सबसे निम्न भी नहीं मान सकते। अपमान होता है इसमें हमारे पूर्वजों का, हमारी जमीन का,
ठीक हो गया। तो ये सबसे दुनिया का सबसे अच्छा हमें जहां भगवान ने पैदा किया है, इससे अच्छा राष्ट्र हो नहीं सकता है भाई। कई बार संवाद में ऐसा चलती है ना बात, आपको साइबेरिया का आनंद लेना है तो क्या इंडिया में मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। सियाचिन ग्लेशियर में जाइए, आपको वहां पर वैसा लगेगा। और हमारा जनवरी का महीना ऐसा ही हो जाता है जैसे कुछ कुछ फ्रांस का वेदर हो जाता है। और जो हमारा ये मई का महीना है, जब धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप सऊदी अरब में आ गए हैं। और जो ये चिपचिपी गर्मी और पसीने वाली गर्मी, तो वो जो हम ऐसा सिमिलैरिटी देखते हैं जो ब्राजील का आसपास का जो एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है। तो भारत में सभी प्रकार का जो वेदर है उसकी कल्पना संभव है, लेकिन दूसरा हमारे के तरह सारे वेदर की कल्पना नहीं कर सकता। तो बहुत, मैंने बोला ना, दो कारण। एक तो कभी भी मातृभूमि खराब नहीं हो सकती है, दूसरा फिर ये तो है ही अपने आप में फिर तपस्वियों की भूमि है। मतलब इसमें अगर मैं न्यूट्रल होकर भी बात करूं तो भी वो तो दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जहां पूजनीय है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस संस्कृति को, सभ्यता को नकार सकता है? कोई कहता है भाई अभी नहीं हो रहा। अरे भैया, सब संस्कृतियों में दोष हैं, लेकिन भारत ने इतनी गुलामी के बाद भी जिस प्रकार से अपने आप को सरवाइव किया है, कमाल है। ठीक हो गया। मतलब इतने सालों बाद, गुलामी के इतने सालों बाद देखने में ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुआ ही नहीं। कई जगह जब आप जाते हैं, ऐसा क्या पूर्ण वैदिक यज्ञ, और जब आप ऐसा, मतलब हमारी जो कथाएं हैं उनके बारे में सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसे भाई भी होते हैं क्या? मतलब अर्जुन बोलता है कि मैं अपने भाई से चाहे बल में कितना ही बलशाली हूं, मेरे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, मैं चाहूं तो पूरे त्रिलोक का राज मैं अपने अंडर ले सकता हूं, लेकिन हम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानते हैं, हम उनसे प्रश्न नहीं करते। वो जो बोलते हैं हम वो करते हैं। इसकी अगर हम कहते हैं कि चलो ये कल्पना भी है, तो ऐसी कल्पना करने वाले लोग कहां है भारत में? मतलब कई बार लोग कह देते हैं ना भाई, ये भारत में जो इनके जो ग्रंथ है, मिथ, क्या माइथोलॉजी, अगर ये मिथ भी हैं, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, तो ऐसी कल्पना आपके पास आप दिखाइए ना। ऐसे इतनी अच्छी कल्पनाएं भी नहीं आपके पास। इतनी अच्छी कल्पनाएं करने वाले लोग कितने अच्छे होंगे अगर उनकी बात को हम 1% वेटेज दे भी दे, तभी भी। ठीक हो गया। तो बाकी तो हर जगह रहता ही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी प्रभाव यहां दिखता है, लेकिन जब आप वाकई स्वयं से कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो वास्तव में है भी, यानी वर्तमान में भी जो लग्न मिला है इसमें कोई बुराई नहीं है। वृषभ और कर्क तीसरे भाव से ज्यादातर महादशा एग्जीक्यूट करेंगी, तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, कमाल का कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं? चंद्र कुंडली से, चंद्र कुंडली का मतलब है किसी व्यक्ति को अपने बारे में जो ऑब्जर्वेशन करनी है वो चंद्र कुंडली से। समाज उसको देख रहा है लग्न से, तो आप देख रहे हैं लग्न से 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जो विपरीत राजयोग में बैठा है। विपरीत परिस्थिति में चाहे इच्छा पूर्ति हो, लेकिन इच्छाएं पूरी होंगी। रूटीन इनकम बहुत बढ़िया है। फिर चंद्र कुंडली से भी देख लीजिए। चंद्र कुंडली यानी मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन, माने राष्ट्र का वो इंटरनल मैटर है, बाहर वाले को अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है मुझे, मतलब अंदर की बात। तो अगर अंदर की बात समझने तो चंद्रमा से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो लग्न क्या बन जाता है? रूटीन इनकम। कितना है? सर्वष्टक वर्ग भी देखिए आप, 44। एक्सीलेंट। सर्वष्टक वर्ग में आप समझते हैं बिंदु रेखा बल निकालते हैं, बिंदु पॉजिटिव है, रेखाएं नेगेटिव मानते हैं, ऐसा। तो 44 जब हमें
सर्वस्टव अगर अंक मिल रहा है तो इसको ऐसा समझिए एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कि कोई कमी ही नहीं रही है कमाई में। राष्ट्र की जो कमाई है, और वो इसका इंटरनल मैटर, मतलब इसको पता है, राष्ट्र को पता है, शुरू से ही वो खूब कमाया है। लेकिन गलत, अगर कभी ऐसा कोई राजनेता रहा या कुछ ऐसे व्यक्ति रहे, उस कारण से वो कमाई समझ में नहीं आई, लेकिन शुरू से ही इस राष्ट्र का अगर हम एग्जिस्टेंस मानते हैं तो 11th हाउस 44 है। भगवान कृपा करे अगर इसका सदुपयोग हो जाता है, यदि इस कमाई का सदुपयोग हो जाता है तो वो निश्चित रूप से वो विकसित तो होना ही है। ठीक हो गया। तो आप कभी भी अपने राष्ट्र को, वैसे भी जैसे मैंने बताया वो बुरा तो कह ही नहीं सकते, फिर भी अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया, उस सीमित समय पर भी जो हमें चार्ट मिल गया भाग्य से, वो अच्छा ही था। ये बहुत बड़ा बल है 11th हाउस का। आज के समय कलिकाल में तो मतलब अगर आपको एनुअल इनकम, रूटीन इनकम सही से आ रहा है तो आपके लगभग सभी काम देर सवेर पूरे हो ही जाते हैं। अभी पता लगा आपके पास इनकम सोर्स ही निल है, तो फिर क्या करेंगे आप? और आप इसको आरूढ़ से भी समझ सकते हैं। आरूढ़ यानी जो कभी भारत आया नहीं, केवल भारत के बारे में सुना है, उसके मन में जो पहली इमेज जाएगी वो किससे जाएगी? आरूढ़ से। थोड़ा बहुत मतलब जैसे जैसे हम उसको, मतलब क्या है आरूढ़ यानी सवार होना, जैसे मैंने बताया था। प्रतिबिंब, सूर्य तो ऊपर है लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, तो हम कई मतलब कोई व्यक्ति सोचे कि यही वास्तव में सूर्य है तो ऐसा होता है वैसा होता है, या अब पानी पे पड़ के उसके दीवार पे छाप जा रही है तो सूर्य वैसा होता है वैसा, तो वो आरूढ़ लग्न कहा जाता है। तो ये कहां सवार हो रहा है? कन्या। तो जिसने कभी ऐसे ही कागज पे कभी इंडिया के बारे में पढ़ा है, भारत के बारे में पढ़ा है, उसको क्या लगेगा? नियमों का पालन करने वाला। कन्या का मतलब हम क्या बोलते हैं? हम हर एक को कन्या नहीं कह सकते हैं। जो अपने कन्या धर्म को निभाए, नियमावली, हर लड़की कन्या नहीं कही जा सकते। तो ये आप जब कन्या की डेफिनेशन जो हमारी है उस अनुसार से वो बहुत बढ़िया से नियम बनाता है। ये ही बुध की उच्च राशि है, ये ही बुध की मूल त्रिकोण राशि है। तो जो बुध के अंदर कुछ कुछ बृहस्पति की क्वालिटी दिखाई देती है, वो कन्या राशि में दिखाई देती है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, बुध के अंदर दोनों क्वालिटी कुछ कुछ दिखाई देती। बुध ऐसा लगता है जैसे बृहस्पति का ज्ञान और चंद्रमा का जो हसमुख नेचर है उसका एक मिलन है उसके पास। तो जो चंद्रमा को ज्यादा हाईलाइट करता है बुध मिथुन राशि में, जेमिनाई, और जब बुध बृहस्पति को ज्यादा हाईलाइट करता है तो कन्या राशि यानी विर्गो साइन। तो यहां से भी अगर हम देखते हैं तो 11th हाउस में इतने ग्रह बैठे हैं। तो यदि आपको कोई थोड़ा बहुत भी इंडिया के बारे में सुना है, वो भी इस बात को समझ सकता है कि हाँ भाई, इसका जो रूटीन इनकम है वो ठीक है, और ये अपने संचार की मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया अर्न कर सकता है। ठीक हो गया। तीसरे भाव का सदुपयोग करें, ये चीज हमने यहां भी लिखी है। लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश देखें, फिर वृषभ लग्न और कर्क राशि के मिलन को समझे, और फिर अधिकतर ग्रह कहां है? सूचना प्रौद्योगिकी। फिर आरूढ़ लग्न की बात की, फिर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली से इच्छा पूर्ति हमने देखा। राहु लग्न में बैठकर क्या बता रहे, फिर दूसरे, हाँ ये थोड़ा सा है कि भाई जब हम मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से दूसरे और सातवें भाव के कम सर्वस्टक वर्ग, इसे सामाजिक रूप से निरपेक्ष बनाते हैं। मतलब सातवां भाव किसी कंट्री के रूप में क्या माना जाएगा? हमारा कोई साझेदार कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। दूसरा भाव उस लग्न से दूसरे भाव, देखिए ज़ोडिएक से जो दूसरा भाव है वो तो बली स्थिति में है, लेकिन इस लग्न से जो दूसरा भाव है, मतलब हमने जो शब्द इस्तेमाल किया निरपेक्ष, हम आपकी लॉबी उनकी लॉबी में नहीं जाने वाले, उसमें यह बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि कमिटमेंट हाउस जो है वहां पर डिटैचमेंट प्लैनेट केतु महाराज बैठे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कुछ विषयों में ये एक बल माना जाएगा, और केतु को स्कॉर्पियो में स्वराशि जैसा मानते हैं, माने सहमति से है वो डिटैच, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं कि भी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, गुट निरपेक्ष क्यों हैं आप किसी गुट में क्यों नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो एकत्रण है, ठीक है, ज़ोडिएक की दृष्टि से तो बली है, लेकिन लग्न की दृष्टि से हम किसी एक लॉबी के ही लोगों को आमंत्रित नहीं करते, माने एज अ कंट्री, कि केवल अमेरिका के या यूरोपियन यूनियन के ही लोगों को आप इनवाइट करें, यहां पर फंक्शन है उनको मत करें, ऐसा नहीं। हम दूसरे कंट्री तो आप समझते ही हैं, तो इसका ये पॉजिटिव इंपैक्ट यहां देखने में आ सकता है। हालांकि ये बात सामान्यता एक सामान्य कंट्री नहीं समझ सकता है, ना वो कर सकता है, बहुत मुश्किल काम है। बिना किसी सामान्यतः कोई ना कोई उसका बाइसिंग रहता ही है कि इस तरफ या इस तरफ, लेकिन अपने आप को बड़े अच्छे ढंग से दोनों से बराबर दोस्ती बनाकर चलना, ठीक है। तो मैं तो समझता हूं आज के समय पर फायदा ही है उसका, ठीक है। उस पर भी हम आएंगे कि भाई वर्तमान में जो थोड़ी परिस्थिति आपको लग रहा है ये डावाडोल हो गई है, कुछ टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है, तो क्या ये बहुत लंबा चलने वाला है या कुछ ट्रांजिट पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ ऐसा। तो फिर प्रतियोगिता में जीत छठे भाव में गुरु विपरीत राजयोग में देखा जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा कंपटीशन ओवरकम जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें हमें सामान्यता एक, क्योंकि गुरु कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं रखता है, इस लग्न के लिए ये फंक्शनल मैलेफिक है और विपरीत राजयोग बना रहा है। इसका जो लॉर्ड है शुक्र, वो यहां पर धनयोग राजयोग में इन्वॉल्व है, तो वो एक वाइस मैन की, एक समझदार आदमी की तरह अपने लिटिगेशन बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, ठीक हो गया। अभी जैसे सभी में होता है कुछ ना कुछ बल होता है, कुछ कमजोरियां भी होती हैं। अब कमजोरी क्या है जिसका हम राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। गुरु भाव और कुटुंब भाव को और बली करने से भाग्य और कुटुंब का सुख मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये क्या, दूसरा भाव हमारा प्रॉमिसिंग नेचर, कोई ये ना कह सके कि ये व्यक्ति या ये राष्ट्र वादा किया था पूरा नहीं कर पा रहा है, या कोई ये ना कह सके कि ये राष्ट्र भाग्य का पूरा फायदा नहीं ले पा रहा। तो व्यक्ति की दृष्टि से जैसे रेमेडी बताते हैं, ऐसे राष्ट्र की दृष्टि से भाई समय पालन इस राष्ट्र को जो उठा सकता है। और मैंने बताया जैसे गुरु का अर्थ यहां पर क्या है, गुरु का मतलब किसी ने बोल दिया मतलब ये आप मेरा गुरु है, गुरु का मतलब आज्ञा, ठीक हो गया। तो अगर कोई एक विशेष हम जो अनुशासन या आज्ञा में रहें एज अ राष्ट्र, जैसे आप देख रहे हैं किसी का भी जो मन में आता है वो अपना एक ग्रुप बना लेता है और कई बार ऐसा सरकार को मजबूर कर देता है, विवश कर देता है और उसको करना पड़ता है। लेकिन अगर एक हमने तय कर लिया ये हमारा आज्ञा अनुशासन, और एज ए नागरिक भी हमारा एक कर्तव्य है, हम क्या करें जिससे हमारे राष्ट्र में जो कमी है वो दूर हो जाए। आज्ञा है वो अच्छी है बुरी है, कहता सर मुझे पर्सनल तो नुकसान हो रहा है इससे, अगर आप पर्सनल देखने लग जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। भाग्यवान बनना है तो गुरु की सेवा करते हैं। अब मुझे वो शारीरिक श्रम ज्यादा पड़ रहा है तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर ठीक है, आप जब आपको भाग्य का बल नहीं मिलेगा फिर बाद में कंप्लेन मत करना। तो केवल मुझे कंफर्ट जोन मिल रहा है तभी तक मैं मानूंगा, कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो गया तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम नागरिकों की रूप से अगर हम, हमारे लिए क्या कर्तव्य है कि हम आज्ञा में रहना सीखें। अब इस राष्ट्र के लिए आज्ञा को, यानी इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आप धर्म भाव भी बोलते हैं 9th हाउस को। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। धर्म का मतलब मेरा विशेष रूप से यहां कोई पूजा पद्धति से नहीं है, धर्म का मतलब है मेरा कमिटमेंट से। राष्ट्र के हो गए तो हो गए, बस हो गए, इस चीज का लैक कहीं ना कहीं देखने में आता है। तो हम सबको
आज के दिन बहुत बढ़िया, आज 15 अगस्त, तो ये हम सबको ये ओथ लेना चाहिए, हमें कसम लेनी चाहिए कि हम 9th हाउस के लिए और 2nd हाउस के लिए वफादार रहेंगे, इस देश के लिए खासकर, क्योंकि हम भारत के चार्ट की बात कर रहे हैं। 2nd हाउस इज फॉर वादा किया है, पूरा करेंगे, टाइमिंग, समय पर पहुंच जाएंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, ताकि मतलब आप समझ रहे, खान पान के बिगड़ने से और भी फिर हेल्थ इशू भी आते हैं। तो दूसरा भाव मंगल, क्योंकि दूसरे भाव का वैसे एक्सपर्ट सामान्यता नहीं माना जाता है, माने गैदरिंग का एक्सपर्ट मंगल नहीं माना जाता है। गैदरिंग का एक्सपर्ट चंद्रमा को कह सकते हैं आप, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन है उसका, उसको मिलना बहुत पसंद है, चंद्रमा को सबसे मिलना पसंद है। अभी आपने कमांडर इन चीफ को अगर वहां बिठा दिया है, तो AK-47 लेके बैठा हुआ है वो, तो वो कई दफा हमारा जो गैदरिंग जो है हमारा, माने एज अ कंट्री जो गैदरिंग है वो डिस्टर्ब कर रहा है। माने अलग अलग मान्यताओं का विरोधाभास हमें परेशान करता है। इस चीज माने इसका निराकरण हम सबको ही करना चाहिए। नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य इस राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए? तो पहली चीज क्या है, मैंने बोला है आपको, मैं करूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, टाइमिंग, समय पर चलना, समय पर आना। और ये एज अ कंट्री भी, मतलब अगर कोई ये रेलवे मिनिस्ट्री वाले और दूसरे लोग देख रहे हैं तो अचूक टाइमिंग, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की रोडवेज देख रहा है तो भी अचूक टाइमिंग। बोला है 3 बजे आना है ट्रेन को, तो 2:59 वो प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं टाइमिंग। 3 बजे आना है तो 3:30 बजे आ रहा है तभी भी कहते चलता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो विशेष रूप से यही एक कमी है जो जिसके कारण से हम अपने आप को धनी मान नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 11th हाउस इज फॉर रूटीन इनकम, लेकिन उस धन का उपभोग या वो धन मैं अपने ऊपर खर्च कहां से करता हूं? 2nd हाउस। अभी लग्न से 2nd हाउस में ये कमी आ रही है बस। मतलब कोई रूटीन इनकम में कमी नहीं है कि कहीं से हमें धन नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर 2nd भाव में कुछ अड़चने हैं। तो अड़चने कौन दूर करेगा? बट जिसको बोलते हैं रेमेडी बताओ, तो रेमेडी क्या कोई कंट्री के रूप में कौन करेगा? हमें करना है ना, या जो गवर्निंग बॉडी है, जो तंत्र है सरकार का, वो समझ सकते हैं इस बात को। टाइमिंग में अगर भाई किसी को भी समय पर सेवा नहीं मिल रही है, समय से जब उसको शिक्षा मिलनी थी तब नहीं मिली तो समस्या हो गई, समय पर उसको भोजन नहीं मिला, समय पर वो पहुंच नहीं पाया, यही चीजें हैं जो होने पर भी एहसास नहीं करा सकती। ये है हमारे पास, पर्याप्त है रूटीन इनकम, लेकिन लग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि 2nd हाउस में कमी। तो हमें ये 2 प्रण लेने हैं। एक तो टाइमिंग, अचूक टाइमिंग, बोला है 3 बजे तो 2:59। दूसरा धर्म, धर्म का मतलब यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट जो बताया गया है, राष्ट्र का नियम है तो करना है। अरे कहते मेरे पिताजी तो DSP है ना, मैं करूं ना करूं, ऐसा नहीं है, करना ही है। कहता सर मुझको क्या फायदा होगा इस चीज का? आपका भाग्य बढ़ेगा ना। सबको ये चीज चाहिए, आपके कंट्रोल में वो नहीं है, बाकी सब आप चीज कंट्रोल कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। फिर जब अप्रूव नहीं होगा या भाग्य नहीं बनेगा फिर मत कीजिएगा। इसीलिए हम सबका ये कर्तव्य है, तो आज के लिए दिन हमें सबको ये प्रण लेना चाहिए कि अगर जेमिनी माने मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से भारत के चार्ट में कोई भाव हमें कमजोर दिख रहा है, उस भाव को राष्ट्र कैसे बलि करेगा? हम सबको ही आगे आना पड़ेगा। तो दूसरे भाव को और 9वें भाव को, और इससे आप लोग भी सीख लीजिए, अगर आप दूसरा भाव भारत के नागरिक के रूप में कवर कर रहे हैं तो आपका अपना भी 2nd हाउस बलि हो जाएगा। फिर कमाए हुए धन के उपभोग में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आपको कोई वचन भंग का दोषी नहीं कह सकता है। और 9वां भाव पिता, पूर्वज, भाग्य, धर्म अगर इनविजिबल हो गया है, दिख नहीं रहा है, आपको दिखाई देने लग जाएगा। आप आज्ञा में रहना सीखें। आप जो
धर्म का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट हमने बनाए हैं, हमारा संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उन नियमों को बहुत अच्छे से पालन करें। तो फिर आप देखिए कैसे आपको अपने जीवन में भी भाग्य और वस्तुओं के उपभोग का कितना लाभ दिखाई देता है। तो ये तो भारत के चार्ट पर हमने चर्चा की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा दिन भी है। थोड़ा सा ऐसे कुछ व्यूअर्स के कमेंट थे तो उस पर भी हम गोचर, ज्यादा नहीं, केवल गोचर देखेंगे। तो अगर हम कर्क से देखेंगे भारत के चार्ट के लिए, कर्क क्योंकि राशि है, राशि से देखते हैं, लग्न से भी देखते हैं, वो बाद पर हम चर्चा करेंगे कब देखते हैं लग्न, लेकिन अभी मुख्य रूप से ट्रांजिट देखते हैं। तो अभी देखिए कुछ एक दिनों से भारत की थोड़ा रिलेशनशिप में ऐसा गहमा गहमी चल रही है, कुछ विवाद ऐसा लग रहा है बन ना जाए। देखिए तीसरा भाव जो है वो हमारा नेटवर्क, फॉर्मल कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, ऐसा लग रहा है। तो यहां पर मंगल जब से आया है तीसरे भाव में गोचर में, तब से ही वो समस्याएं हाईलाइट होना शुरू हुई हैं। और इसका डिपॉजिटर कौन है? बुध, वो लग्न में चला गया है। तो पहला क्ल्यू, पहला पॉजिटिव इंपैक्ट कब मिल सकता है? जब इसका डिपॉजिटर यहां से निकले। क्योंकि आप समझ रहे हैं इस लग्न के लिए, माने अगर कर्क लग्न का चार्ट लेते हैं, इस लग्न के लिए बुध जो है वो 12वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। तो वहां पर बैठकर वो बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे ही गोचर में बुध यहां से निकलता है तो पहला पॉजिटिव इंपैक्ट वही 31 तारीख को पहला मिलना चाहिए। और हमारा जो पेपर वर्क, फॉर्मल कम्युनिकेशन, पराक्रम का कमांडर की तरह जो ये मिसयूज कर रहे हैं कमांडर इन चीफ, वो जब वहां से निकल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो यानी 14 सितंबर में मुझे लगता है इस विषय से पूरी तरह निवृत्त हो जाएंगे। ठीक हो गया? और भी बहुत कुछ चीजें हैं, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। तो ये केवल इसलिए समझाने के लिए दिया कि कुछ व्यूअर्स इस बात पर 2-3 कमेंट ऐसे हमने पढ़े थे। तो आज के लिए इतना ही। आपको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और स्वतंत्रता दिवस मनाने का सौभाग्य ऐसे ही नहीं मिलता है। ना जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों को, ये बहुत बड़ा बल होता है, मतलब हमें अपने आप से बड़ा मोह होता है, और अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को लगा देना, ये तो बहुत बड़े, मतलब कोई योगी इस प्रकार का व्यक्ति हो वही कर सकता है, साधक ही कर सकता है। ये तो प्राणों का मोह त्यागना कोई आसान काम नहीं है। तो कहना बहुत सरल है कि भाई फांसी में झूल गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लेकिन अपने कैसा रहा होगा वो जज्बा कि छोटी सी उम्र में अपने प्राणों का मोह समाप्त करके अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण लगा दिए। तो उन सभी को हमारा प्रणाम, हृदय से प्रणाम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार। भारत माता की जय।